So good afternoon all. Let us start in CMA Foundation, the subject law. Let me introduce this subject to you. Now पहले तो ये बता दूं कि ये सब्जेक्ट मैं क्यों ले रहा हूँ. वैसे हमारी टीम तो बहुत सारी है ना, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इधर ये मैं ही लेता हूँ बराबर. दूसरे बहुत सारे रीजन भी है कि बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ लॉयर ऑल्सो, आई एम CS फाइनलिस्ट ऑल्सो. December 9 से मैंने जब से ये पढ़ाना शुरू किया, ये लॉ वाला सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया था कि मैं ये लूँ. रीजन ये था कि जब से मैं पढ़ा हूँ CA फाउंडेशन, इवन CMA, इवन CS इंटर, इवन LLB, सभी जगह पे जहां जहां लॉ आया है मेरा एग्जाम्शन आया है. एग्जाम्शन का मीनिंग होता है मोर देन 60 मार्क्स. सो लॉ में मेरा बेसिक इंटरेस्ट ज्यादा है, बराबर है. और दूसरा है ना, लॉ में लॉजिक आता है और मेरे को लॉजिक बहुत पसंद है. सो जो भी लॉजिकल बंदा होगा ना उसको लॉ डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा. और आप सोचिए, आपको CMA के कोर्स में अभी जो 16 बेस कोर्स है, सिलेबस 16 बेस कोर्स, उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके 2 पेपर इंटर में, 2 पेपर फाइनल में, ऐसे 400 मार्क का टैक्सेशन है. फिर फाउंडेशन में 100 मार्क का ये लॉ, इंटरमीडिएट में 100 मार्क का ये लॉ, फाइनल में दूसरा 100 मार्क का लॉ, 300 मार्क के लॉ और है. तो ऐसा करके ऐसा समझ लो कि आपको टोटल लॉ के रिलेटेड 700 मार्क का वेटेज है आउट ऑफ योर 2000 मार्क्स. तो ऐसा समझ लो कि, और ये तो कम है, मैं तो बता रहा हूँ. अगर आप कंपनी सेक्रेटरी करोगे तो उसमें तो आउट ऑफ 21 सब्जेक्ट अराउंड 14-15 सब्जेक्ट लॉ के है. कोई भी प्रोफेशनल कोर्स लॉ के बिना अधूरा ही है. रीजन क्या है? आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, और प्रोफेशनल बन रहे हो, आपका जन्म स्थान कहाँ है? CA में बनो, CS बनो या CA बनो, सभी लोगों को रिपोर्टिंग किसको करना पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA. अभी ये MCA खुद क्या है? कॉर्पोरेट, कंपनी रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है ना, मंत्रालय है पूरा, कॉर्पोरेट कंपनी रिलेटेड. तो उधर कंपनी रिलेटेड सभी लॉ आएंगे, है ना, सभी एप्लीकेबल होंगे. तो हम लोगों को तो लॉ एप्लीकेबल होते ही होते हैं, हम लोगों को तो वो पढ़ने ही पड़ते हैं. हाँ, बट एक्सट्रीम लेवल का पढ़ना हो तो LLB करो, CS करो. बट सर लॉ के अंदर देना थोड़ा उतना क्या, थियोरी सब्जेक्ट सर थोड़ा कम पसंद है, तो फिर CMA और CA करो, क्योंकि उसके अंदर है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं. तो आई होप ये सोच के ही आप लोगों ने ये CMA ज्वाइन किया होगा कि भाई इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है. और दूसरा उसका मार्केट, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है उसमें. एक ये मार्केट प्लेस में क्या अभी पोजीशन है CMA की, तो अकाउंट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है एंड ऑडिट है. ये जो कॉमर्स के 6 बड़े बड़े एरिया है ना, उसमें कोई भी एरिया में हम काम कर सकते हैं. सो दैट इज वाई हम लोगों को ये CMA ना एक जनरल पर्पस डिग्री हो गया कि इतने 5-6 एरिया में हम काम कर पाएंगे. कुछ लोगों को क्या स्पेशलाइजेशन हो जाता है, लॉ करोगे तो लॉ का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, फिर वो बंदा अकाउंट में नहीं जाएगा. अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो कोई आपको अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में नहीं सिलेक्ट करेगा, वो लॉ में सिलेक्ट करेगा. और लॉ में हम लोगों को सिलेक्ट नहीं करेगा, वो भी पक्का है. हम क्या नहीं कर सकते भाई, तो हम है ना लॉ का काम नहीं कर सकते. पढ़ते तो है, कोर्स में है, बट उसका जो स्पेसिफिक काम कंपनी में है ना वो नहीं करते. तो फिर क्यों कोर्स में? कोर्स में इसलिए बच्चों कि आप सोचो, आप लोगों ने बचपन से अभी तक ABCD तो पढ़ी है, तो क्यों पढ़ी है भाई? तो इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए. तो बस इंग्लिश लैंग्वेज है कि हम सब आर्ट्स करने वाले हैं? नहीं भाई, इंग्लिश कोर्स था ना, इंग्लिश सब्जेक्ट था ना, 12th तक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट था. तो क्यों था भाई? आपको उसमें साहित्य पढ़ना था? नहीं भाई, आगे जाके इसका यूज करना था, है ना. आगे जाके जो भी लिखा है, प्रैक्टिकल स्टडी है, वो सब इंग्लिश में. दैट इज व्हाई इंग्लिश इज द सब्जेक्ट. तो सर गुजराती क्यों था? आपकी मदर टंग है ना. तो सर फिर हिंदी क्या क्यों था भाई? हमारी राष्ट्रीय भाषा है. तो फिर संस्कृत क्यों था? तो वो तो हमारी सबसे पुरानी भाषा है ना. तो सर क्यों? बट भाषा पर जिसका कंट्रोल है ना भाई, वो धंधा चला सकता है. बिजनेस चलाना है ना, कस्टमर आएगा, कोई भी आएगा, बातें कैसे करोगे? लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन ब्रिज, है ना. सो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बराबर. एक बार लैंग्वेज आ गई फिर आप कर सकते हो. सिमिलरली लॉ आपको आना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो. कोई भी कंपनी में जाओगे, बुक्स देखोगे. अब चलो मैं एज एन अकाउंटेंट गया कोई कंपनी का अकाउंट देखने के लिए, तो मेरे को वो अकाउंट्स में मैं खर्चे देखूंगा. खर्चे में प्रोविडेंट फंड, है ना, PF होगा, बोनस होगा, ग्रेजुइटी होगा.
तो मेरे को उसके रिलेटेड लॉ मालूम होने चाहिए, तो मालूम पड़ेगा कि ये फिगर सही है कि नहीं। फिगर लिखिए बट भाई एज पर लॉ लिखिए कि नहीं। सो दैट इज वाई आपको लॉ चाहिए सीखने का, बराबर है। बहुत सारे लॉ से है ना आपके बहुत सारे लॉजिक क्लियर होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो लॉ की शुरुआत करता हूं। लॉ का मीनिंग क्या है? गुजराती में उसको बोलते हैं कायदो, है ना, इंग्लिश में उसको लॉ बोलते हैं। तो क्यों ये बना है? तो इसलिए बना है, लॉ का जनरल पर्पस है रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम बनाना, है ना। और नियम क्यों बनते हैं ऐसा हमको सोचना चाहिए। आप भी घर में से आते हो, है ना, फैमिली सिस्टम में से आप आते हो, तो हर एक घर के कोई ना कोई रूल होते हैं, नियम होते हैं, है ना। हमारे घर में रात को 10 बजे के बाद है ना एंट्री नहीं है, ठीक है। लड़कियों को लड़कों को जो भी है 10 बजे से पहले आ जाना है ना। पापा अगर बैठे हो सामने तो आप ना मस्ती नहीं कर सकते, कुछ फैमिली में होता है ऐसा, आपको दादा के सामने ऐसा ही करना है। कुछ घर में वो घूंघट वाली प्रथा चल रही होगी, तो वैसा ये क्या है भाई, आपके घर के नियम है। तो क्यों बना है सर नियम? आप थोड़ा ऐसा सोचोगे लॉ क्यों बनते हैं सर, ना बने तो क्या फर्क है? लॉ अगर चलो नहीं बनते तो क्या फर्क पड़ता? तो मैं बताऊं, पहले तो एक सेंटेंस मेरा याद रखना, लॉ है ना सिविलाइज्ड लोगों के लिए होता है। अगर आप उसके दूसरे इंटरप्रिटेशन समझ लो तो मालूम पड़ेगा कि अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए लॉ होता ही नहीं, और हो तो भी वो फॉलो ही नहीं करते, है ना। अनसिविलाइज्ड लोग किसको बोलेंगे? अब आप सोचो, मेरे को बताओ कि हम तमीज से रहते हैं, है ना, कपड़े पहनते, लेजिबल भाषा में बात करते, बराबर है, बड़ों का आदर करते सत्कार करते, ठीक है। ये नियम कुत्तों में है, ये नियम अदर देन इंसान कोई भी दूसरी क्रीचर्स जितने भी है भगवान ने बनाए वो सभी कहीं है नहीं है, हमारे में है। रीजन क्या है कि वी आर सिविलाइज्ड। अब सिविलाइज का मीनिंग क्या होता है सर, है ना। हमारे बहुत सारे गुजराती मीडियम के बच्चे भी होंगे, तो उन लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई सर ये सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है एक डेवलप्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड का मीनिंग क्या है? डेवलप्ड, बराबर। तो डेवलप्ड सोसाइटी में नियम होते हैं, उसी को ही डेवलप्ड सोसाइटी बोलते हैं, रादर आई कैन से। जिन लोगों की सोसाइटी में नियम ही नहीं है, अफ्रीका के घने जंगल में चले जाओ अभी जहां सिविलाइजेशन नहीं घुसा है, वहां क्या नियम? आपको मालूम हमारा पूरा जो सिस्टम चला, हमारा जो ग्रोथ हुआ, चार्ल्स डार्विन वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो हमारा जो पूरा ग्रोथ हुआ, इनिशियली आप जंगल में रहते थे, बराबर। आप कैसे इंडिविजुअल थे, फिर आप ग्रुप में रहने लगे क्योंकि जंगली जानवर थे, फिर क्या हुआ, ग्रुप मिला तो फिर लड़के लड़की हुए, बराबर, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, और उसकी वजह से बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन हुई। बड़े ना, फिर भी फैमिली सिस्टम नहीं थी। फिर धीरे 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 आदमी ने नेचर में से देखा कि मेरे वहां भी बच्चा हुआ तो वैसे एनिमल के वहां भी बच्चा होता है, तो वो एनिमल की मदर अपने बच्चे को बहुत ध्यान रखती है, तो हमको भी रखना चाहिए। हमने उनमें से सीखा। इंसान लोग है ना, उनके पास ये बुद्धि है, और बुद्धि से वो सीखते हैं, तर्क लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। उन्हें सीखा कि वो प्यार करती है अपने बच्चों को, है ना। हिरन होगी या कोई भी एनिमल होगा अपने बच्चे को प्यार करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और उसका जो फादर होगा वो भी प्रोटेक्शन करेगा इनिशियल लेवल पर बच्चों को। इससे हमने सीखा कि भाई ये इनकी एक फैमिली सिस्टम है, हमको वो करना चाहिए, हमने किया। फिर फैमिली बना, ऐसे बहुत सारी फैमिली बने। बट अब उनके बीच में भी अगर नियम ना होगा तो क्या होगा, जो शक्तिशाली फैमिली है वो दूसरे पावरलेस फैमिली पर क्या करेगा, अपना हुकूमत जमाएगा, ठीक है। तो ये ना हो, मीन्स ऐसा ना हो कि पावरफुल आदमी ही हुकूमत चलाए, ऐसा ना हो, इसलिए क्या बनाया गया। तो फिर धीरे धीरे ये लोगों ने ना गांव बनाए, शहर बनाए, बट गांव शहर बनते बट नियम ना होना, तो गांव शहर जो भी है वहां तकलीफ है। आप है ना गुजरात से बाहर जाओ, मैं आपको बताऊंगा गुजरात का वैल्यू मालूम पड़ेगा। नो डाउट पहले तो हम बुरा बोल सकते थे यूपी वगैरह में, पहले तो जाते थे तो हम, मेरे को मालूम है ये गोकुल मथुरा वगैरह जाए, या फिर गुजरात के बाहर जहां भी निकले ना, बोल देखो शाम को है ना लेडीज को अकेले मत भेजो, लेडीज के साथ जाओ। रीजन क्या होता है सर, उधर है ना शराब पर पाबंदी नहीं है, तो अब कोई आदमी शराबी है, लेडीज को देखा हैरान करेगा, रेप होगा,
बराबर। उसके सामने यहाँ तो बहुत प्रोटेक्शन है भाई, बड़ौदा में, इवन गुजरात में। आप रात को इधर गरबे का कितने को शौक है? आई थिंक होगा मोस्टली, मेरे को तो क्रेजी था, है ना। अब पैर थोड़े जवाब दे रहे तो उतना नहीं कूद पा रहा हूँ बड़ा। बाकी आपकी एज में तो मैं पास लेके जाता था हर साल, बड़ा ग्रुप था हमारा 50 लोगों का। बट रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हमारी लड़कियां सेफ है। हमारे वो 50 लोगों के ग्रुप में हम 15-16 ही लड़के थे, बाकी की 30-35 हमारी बहनें या फिर हमारे ग्रुप सर्कल में या फिर एक दूसरे के रिलेटेड वाली लड़कियां थी, सोसाइटी वाली लड़कियां थी, एंड दे आर वेरी सेफ। क्यों? जाने आते अपनी स्कूटी पे आते थे वो, कोई टेंशन नहीं था। अब ऐसा रात को 1:30 बजे अपनी स्कूटी पे लड़की जा रही है दिल्ली में, टेंशन होता है। अब क्यों सर? वहां भी लॉ तो है, लॉ होता है, बट लॉ का एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड साथ साथ में सोसाइटी का डेवलपमेंट भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाई लॉ बनने पे ही बहनों की इज्जत होगी, लॉ नहीं बनेगा तो माँ बहनों की इज्जत नहीं होनी होनी। गुजरात इज अ ग्रॉन कल्चर, आई एम टेलिंग। गुजरात में है ना, हर 50-100 किलोमीटर पे एक साधु संत दिखेंगे आप। नेगेटिव दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, आश्रम देख के आने वाले ये मत सोचे कि उनके वो सेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। आश्रम एक अभी सीरीज चली है और पूरी सिस्टम को तोड़ फोड़ के दिखाया है। बट भारत में ऐसा कल्चर है, पर्टिकुलरली गुजरात में, कि हर 50-100 किलोमीटर पे एक संत होता है जिन्होंने अपने कुछ तपोबल से वो जगह पे काम किया होता है, उसका प्रभुत्व होता है, लोग उनको मानने वाले होते हैं। जलाराम बापा को मान लो आप, बाबा सीताराम को मान लो, स्वामीनारायण संप्रदाय को मान लो, स्वाध्याय को मान लो, कितने सारे, इवन मुसलमानों लोगों में भी बहुत सारे पीर वगैरह हो गए। आप देखो कोई ना कोई मॉरल ऑर्डर देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ ज्यादा सिविलाइजेशन। यहाँ आप है ना सौराष्ट्र के XYZ गांव में चले जाओ, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि उधर आप जाओगे ना तो भूखे नहीं रहोगे। आप जाओ और बोलो कि भाई भूख लगी है कुछ खाना दो, पूरा खिलाएंगे, कोई जानते नहीं है फिर भी। कैसे सर? इट इज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। अतिथि देवो भव कौन सिखाता है ना। वो ऐसा फॉलो करते ना, बच्चे सीखते हैं। हाँ, कोई भी मांगे घर पे आए ना तो खाना खिला के भेज। ये है ना अलिखित लॉ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉरल्स। बराबर है, हम पढ़ेंगे पूरा लॉ। हम आज हमको ये देखना है कि आया कहां से, क्योंकि एक चीज समझ लो, जब तक नीड खड़ी नहीं होती ना तब तक लॉ आता नहीं। कोई भी लॉ बनेगा ना तो जब तक उसकी नीड क्रिएट नहीं होगी तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, ये याद रखना। मैं आपको एक बताता हूँ, हम 1947 में आजाद हुए, बराबर। तो आजाद हुए तुरंत वो ट्रैफिक के रिलेटेड लॉ बन गए थे? आपको क्या लगता है? नहीं बने। फिर उस टाइम हमारा सिस्टम कैसा था मालूम? रोड ही नहीं थे, रास्ते ही नहीं थे, तो उसके रिलेटेड लॉ नहीं थे। फिर धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रोड रास्ते बने, व्हीकल्स बने, प्रोडक्शन हुए, ऑटोमोबाइल्स बहुत बड़े, एंड फिर एक्सीडेंट्स होने भी शुरू हुए। तो फिर जरूरत लगा कि हाँ यार ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, अब तो लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉ बना कि भाई रोड एंड सेफ्टी रिलेटेड लॉज। कंपनियां ग्रो होने लगी धीरे 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 धीरे, तो फिर उसके रिलेटेड लॉ बनने लगे कि भाई कारखानों में लोग काम कर रहे हैं तो चलो फैक्ट्री के रिलेटेड लॉ बना, है ना। फिर वर्कर्स काम करने जा रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस तो कुछ मिलना चाहिए, तो चलो मिनिमम वेजेस रिलेटेड लॉ बना दी। फिर उनको टाइमली पेमेंट मिलना चाहिए, तो चलो पेमेंट ऑफ वेजेस रिलेटेड लॉ बना। ये जितना बोल रहा हूँ ना, हर एक का लॉ है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। चलो वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, बराबर, तो उसके लिए, और वो सब एम्प्लॉय इंडस्ट्री के, तो उनके रिलेटेड लॉ बना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। फिर वर्कर्स को वगैरह को है ना, तो वो पैसे उतने मिलते नहीं है, तो वो सेविंग कैसे करेंगे, तो वो सेविंग करे ना, उसके लिए लॉ बना कि भाई PF एक्ट बना दो। तो वर्कर खुद कंट्रीब्यूट करे, उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, और उतना रुपया जमा हो गई, जब वर्कर रिटायर हो तब उसको पेंशन के तौर पे मिले। फिर जैसे जैसे कंपनियां ग्रो होने लगी, कुछ लोग पेंशन देने लगे, सॉरी कुछ लोग अपने एम्प्लॉइज को है ना दिवाली बोनस या ऐसा देने लगे, तो उसके रिलेटेड भी लॉ बना दिया, चलो पेमेंट ऑफ बोनस है ना। फिर लेटर ऑन ग्रेजुएटी एक्ट आया, कंपनीज एक्ट आया 1956 में, इनकम टैक्स आया। देश चलाना है तो पैसे चाहिए, एक गवर्नमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया,
बराबर। तो ऐसा करके नीड खड़ी हुई और लॉ बनने लगे। जीएसटी, जीएसटी अभी रिसेंटली आया, क्यों आया भाई? नीड खड़ी हुई। कैसे सर? है ना, पुराने लॉज थे, आपको सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे पूरे डिटेल में कि पुराने लॉ थे ना, उनकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, खामियां थी, और वो खामी को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? तो भाई ये जीएसटी है। बाकी जीएसटी से पहले एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, वैट था, सीएसटी था, 17 लॉ थे, देयर आर 17 लॉ, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, सब हटा के ये बनाया। क्यों? नीड खड़ी हुई। तो याद रखना, नीड खड़ी होती है और उस बेस पे लॉ बनता है। ठीक है। अब तो लॉ का एक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि लॉ का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड दूसरा लॉ क्यों बनता है, तो वो समझ में आ गया होगा कि जब नीड खड़ी होती है ना, तभी लॉ बनता है, उसके बिना लॉ नहीं बनता है। ठीक है। मेरा पर्पस ये 2 सेंटेंस ही एक्सप्लेन करना था। बाकी का आपके सामने क्या किया मैंने, लॉजिक क्रिएट किया। आपको सब्जेक्ट में अब मैं लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब आपको आज में जो लॉ पढ़ाने वाला हूं, आपको फाउंडेशन के अंदर जो लॉ है, पेपर 3 में आता है, और उसमें लॉ के साथ एथिक्स भी आता है। अब ये जो लॉ वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर 3 चैप्टर है आपको। एक चैप्टर 40 मार्क का है। बाय द वे मैं वेटेज बता देता हूँ। लॉ का 70 मार्क का वेटेज, एंड एथिक्स का कितने मार्क का? 30 मार्क्स। ये 70 मार्क्स के वेटेज के अंदर 40 मार्क, 20 मार्क और 10 मार्क के 3 अलग अलग लॉ बने हैं। ये मार्क्स है आपके। और उसमें सबसे पहला जो बना है उसका नाम है, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये लॉ बना 1872 के अंदर। फिर दूसरा एक एक्ट आपको 20 मार्क में है, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक्ट बना 1930 में। एंड तीसरा एक है नेगोशिएबल एटीन 81 में बना। अबे ना बराबर छप नहीं रहा है इधर, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह लिखते हैं। मैं आपको बता रहा था 100 मार्क का सब्जेक्ट, उसमें 70 एंड 30, और ये 70 के अंदर 40 20 10, एंड ये जो 40 है उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 1930, एंड तीसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट 1881। ऐसे अलग अलग 3 एक्ट है आपको कोर्स में। उसमें मैं अभी शुरू करने वाला हूँ ये वाला। आपको सबसे लंबा एक्ट है आपके, ये 3 एक्ट में ये सबसे लंबा है, ये 40 पेज का है। 40 ही पेज, हाँ। दूसरा जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स, वो कुछ 18-19 पेज का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उससे कम, 9 या 10 पेज। सर 70 पेज में खत्म, हाँ, एक पेज का एक मार्क। सर ये मॉड्यूल कितने पेज का है पूरा लॉ एथिक्स का? 196 पेज, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, इंक्लूडिंग इंडेक्स, इंक्लूडिंग आगे पीछे के
पेज जो छोड़े उन्होंने ऐसे, तो इतना ही छोटा सा मैं आपको बताऊं, आपको ये पूरे फाउंडेशन में ये सब्जेक्ट ही ऐसा लगेगा जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार लंबा है काफी ऐसा ऐसा लगेगा। उसका रीजन क्या है, आपने ये पढ़ा नहीं है पास्ट में, नया है आपके, सो दैट इज वाई आपको इसके अंदर थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या इसके इसके वर्ड्स अलग है। अभी तक आपने जो सिंपल इंग्लिश पढ़ा है ऐसे वर्ड्स इधर नहीं आएंगे, इधर थोड़े अलग वर्ड आएंगे, बट कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। रीजन क्या है, ये इतना लॉजिकल है, पढ़ने में ही बहुत मजा है, और जहाँ मजा आता है ना वो टफ नहीं लगता, जहाँ मजा नहीं आता है ना वहां टफ लगता है। सर बट सर मेरे को तो मजा आता ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट में नहीं आता है ना, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, अच्छे टीचर्स का पाला नहीं पड़ा है आपसे अभी तक, है ना। बाकी अल्टीमेटली है ना, एक टीचर होता है जो ही इज फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, एंड फिर वो जो अपने प्यार की बातें बताएगा आपको मजा आ जाएगा, है ना। आपको मालूम है एक यश चोपड़ा करके एक डायरेक्टर थे, उसका अभी जो क्या नाम है, यशराज फिल्म्स, आदित्य चोपड़ा, उदय चोपड़ा, और उसके बहुत सारे मूवीज हैं। यश चोपड़ा का खासियत ये था कि ये जो मूवीज बनाता था ना, सभी लव ट्रायंगल या लव के बेस थे, और मजा आता था लोगों को उसके मूवीज देखने में। शाहरुख खान उसी से फेमस हुआ, है ना। इनिशियली जो मूवीज जो उसके बने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, सब उसके मस्त मूवीज थे। मेरे को क्या बताना है, उसको डायरेक्ट करना आता था ऐसे रोमांटिक लव स्टोरीज। पहले भी लोग थे, दूसरे भी डायरेक्टर्स थे, बट रोमांटिक लव स्टोरीज वो बनाने लगा और ग्रिप आ गई उसकी, है ना। लास्ट में वीर ज़ारा भी उन्होंने बनाया, तो आप देखना एक टच होता है उनका। वैसा है ना, हर एक सब्जेक्ट के अंदर उसके टीचर का एक टच होता है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ही बहुत मजा आता है उसके अंदर, तो आपको तो कंफर्टेबल डेफिनेटली मजा आएगा, है ना। तो शुरू करते हैं लॉ के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं शुरुआत करता हूँ। अब मैंने यहाँ है ना पहले 10 पेजेस आपके ये पेज में लिए हुए, जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले 10 पेज आपके बुक में से ही लिए हुए, बुक के ही पहले 10 पेज छापे। पहला मेरा टारगेट रहेगा कि ये 10 पेजेस कंप्लीट करो। अब ये 10 पेज पढ़ाते पढ़ाते उसकी सर कुछ नोट्स बोट्स होगी, डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने खुद बनाई है ना। तो वो नोट्स भी आपसे शेयर करूंगा। ये रही उसकी नोट्स। सर कहाँ है, एक मिनट, गलत फाइल खुला मैंने, ये रही नोट्स। अच्छा आपने लिखा हुआ नोट्स है, हाँ मैंने लिखा हुआ नोट्स कहाँ है, दिखाओ ना सर, दिखेगा भाई, वेट कर लाइफ में ना, धीरे धीरे करके आएगा। हाँ, ये रहा, ये सब मैंने नोट्स बनाई है। मेन आपका इधर से चालू होता है, थोड़ा चित्र वर्क भी किया है मैंने, मेरे को बताना पड़ेगा मैंने ये चित्र ड्रॉ किया है बट यहां से मैं शुरू करता हूँ। देखो, लॉ एंड एथिक्स 70-30, उसमें 40-20-10 एक्ट के नाम। अब ये 3 एक्ट के ग्रुप को बोला जाता है मर्केंटाइल लॉ। क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल। दूसरा एक नाम है उसका कॉमर्शियल लॉज, तीसरा उसका नाम है बिजनेस लॉज। सर ये मर्केंटाइल नाम कैसे बना, इंग्लिश में एक नाम है मर्चेंट, मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापारी, तो व्यापार के रिलेटेड लॉ, दैट इज बाय उसका नाम मर्केंटाइल लॉ। सो सर मर्चेंटाइल नहीं बना, नहीं मर्चेंटाइल नहीं बना, जो जो आप च का स्पेलिंग है ना उसमें सी एच आता है, जब इसके अंदर एच नहीं आ रहा है, सी ही आ रहा है तो फिर हमने सी को ही प्रोनाउंस किया है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ मर्केंटाइल, है ना, क्लियर। दूसरा उसका नाम है कॉमर्शियल लॉ, कॉमर्स के रिलेटेड। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, कुछ लोगों को थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, आपको मालूम हो तो बताओ कॉमर्स किसको बोलते हैं। सर हमने कॉमर्स ही लिया है, आप गलत सवाल पूछ रहे, नहीं सवाल सही है, आप बताओ, आप जानते हो तो बताओ कॉमर्स किसको बोलते हैं।
सर आप मैनेजमेंट पढ़ाते हो, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में आता था ऐसा, व्यापार धंधो और वाणिज्य, ट्रेड बिजनेस एंड कॉमर्स, ऐसे वर्ड्स आते थे, 11th में थे शायद। हाँ तो 11th का पूछ रहा हूँ सर, अभी आप फाउंडेशन का कराओ। अब ये कराने में वो चाहिए आप मेरे को सपोज आपको कुछ भी पढ़ाना हो इंग्लिश में तो एबीसीडी तो आपको आनी चाहिए ना। आपको कुछ लेटर्स ही जानने नहीं आते, कोई आदमी ए ही नहीं समझता है या बी नहीं समझता, सी नहीं समझता, तो वो स्पेलिंग क्या समझेगा? तो मेरे को कुछ तो पूछना पड़ेगा आपको। चलो बताओ कोई, कॉमर्स किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं भाई, गलत जवाब। ट्रेडिंग को व्यापार नहीं बोलते। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन वाले तो मेरे पिक्चर में ही नहीं है। स्मिथ बोल रहा है रिलेटेड टू बिजनेस, उमंग बोल रहा है द बिजनेस ऑफ बाइंग और सेलिंग द गुड्स। आ रहा है तो बिजनेस की बात कर रहा है यार, बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस खुद ही बोल रहे हैं। 3 शब्द थे आपने पढ़े थे, याद कराऊं मैं? व्यापार या फिर व्यापार, जिसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा ऐसा शब्द था धंधो, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। एक तीसरा शब्द था, उसी को हम इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। ओ सर ऐसा, अब तो समझ में आ गया। तो वाणिज्य का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, बोलो अब बोलेगा कोई? बताओ। नो आइडिया सर जी, हैव एन आइडिया सर जी, मेरे को ये बोलना पड़ेगा। चलो तो समझाता हूँ। एक्चुअली कॉमर्स की व्याख्या मैं 11th में पढ़ा था, ईयर 2000 में, 99-2000 में मेरा, नहीं उस टाइम तो 12th था, तो मैं 98-99 में पढ़ा होगा 11th। हमारी स्कूल थी सरदार वल्लभ भाई विद्यालय बापोद, और उसमें मेरे टीचर थे अमीन सर, और उन्होंने ये पढ़ाया था, आज तक याद है मेरे को ना। वो आदमी को भी बहुत मजा आता था पढ़ाने। जब आदमी मजे में होता है ना तो आजू बाजू वालों को भी मजा ही आता है। तो उन्होंने पढ़ाया था व्यापार धंधो ने वाणिज्य। उसमें वाणिज्य का मीनिंग था व्यापार ने सहायक सेवाओं, ऐसा गुजराती में था। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश में वो अलग चीज है, बट गुजराती पूरी आती। ड्रीम मेरे को गुजराती में ही आता है, बराबर। तो आप सुनो, व्यापार ने सहायक सेवाओं का मीनिंग क्या होता है? यहाँ व्यापार का मीनिंग ट्रेडिंग एज वेल एज बिजनेस, और उसके रिलेटेड, अब इंग्लिश में बोल दो ना सर तो इजी हो जाएगा। सर्विसेज एसोसिएटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स। तो बेसिकली ये सर्विस है। तो हम जब कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं तो सर्विस रिलेटेड लॉस, ऐसा बोल सकते हैं। सर सर्विस में क्या है? ये पढ़ाना भी सर्विस है। हाँ, फिर ये सीए करते हैं, सीए में करते, फिर हम जो एडवाइस देते हैं वो भी सर्विस है। लॉयर वो भी सर्विस है। यहाँ मेरे नाम के पीछे जितनी क्वालिफिकेशन लिखी है ना, सब सर्विस में ही आती है। बीकॉम भी सर्विस में आएगा, एमकॉम भी सर्विस में आएगा, एलएलबी भी सर्विस में आएगा, सीएमए भी सर्विस में आएगा, सीए भी आएगा, सीएस भी आएगा। चलो सर साइंस वाले मेरे फ्रेंड थे वो सर्विस में आएंगे, हाँ वो भी सर्विस में आएंगे। डॉक्टर भी सर्विस में आता है, इंजीनियर भी सर्विस में आता है, आर्किटेक्ट भी सर्विस में आता है, ऐसा। हाँ, सर्विस। सर्विस का मीनिंग क्या होता है? सेवा। उसका मीनिंग ऐसा नहीं वो पैर दबाना, सर दबाना, वो सेवा नहीं। नहीं सर हमारे घर में सुबह सुबह होता है ना, मम्मी वो अलग कपड़े पहन के भगवान की सेवा करती है, वो सेवा नहीं, वो भी नहीं। तो ये कौन सी सेवा सर? जहां ये काम करने से आपको पैसा मिलता है ना, ऐसी सेवा की बात है। कुछ लोग तो नहीं सर, हमारे एक खजूर भाई है ना, गांव गांव में जाके लोगों के छत बना देते हैं, घर बना देते हैं, तो वो सेवा है? नहीं, वो सेवा नहीं है। हमारे कॉमर्स के एंगल से सेवा नहीं है, वैसे वो सेवा ही है, रियल सेवा वही है। विवेकानंद को फॉलो करते हो तो ये सेवा का मीनिंग ही है ना। जिस इंसान में आपको भगवान दिखे ना, वो आदमी को
भगवान मान के उसकी सेवा करो। खजूर भाई करके एक आदमी है, हमारा गुजराती है, वैसे रील बनाता है ना, बट पैसा कमाता है अच्छा है। और उसमें से वो क्या करता है मालूम, वो जाता है गांव गांव में, जिनके वहां छत टूटी है, कोई उसको हेल्प नहीं करता है, ऐसे सभी लोगों को मदद करता है। घर बना अपने पैसे से, खुद की कमाई में से घर बना के देता है। ये भी सेवा है, बट ये कॉमर्शियल नहीं, क्योंकि यहाँ जो सेवा की बात है ना, वहां पैसा मिलता है। मैं पढ़ाता हूँ, पैसा मिलता है। आप सीए में होंगे, कंपनी को एडवाइस दोगे, पैसा मिलेगा। सीए की फर्म है, सर्विस देते हो, रिटर्न भरते हो, पैसा मिलता है, वो सेवा। तो हम अभी वो सेवा की ही बात करते हैं, वो भगवान की सेवा की नहीं, लोगों की सेवा की नहीं, है ना, सर दबाना पैर दबाना वो नहीं, ये वाली सेवा जहाँ पैसा मिलता है। ओके, तो वो सेवा रिलेटेड लॉ। एंड लास्ट है बिजनेस लॉ। तो एक्चुअली सेवा को आप बिजनेस से अलग मत मानो, क्योंकि बिजनेस के साथ जुड़े हुआ ही है। कॉमर्स का मीनिंग क्या है? सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रेड एंड बिजनेस। सो व्यापार एंड धंधा ने लगती सेवा, है ना, उसके रिलेटेड, तो वो उसके रिलेटेड ही हुआ। तो दैट इज उसका एक नाम बन गया बिजनेस लॉ। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम ये है। अब आपको कोर्स में जो है वो है लॉ, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब लॉ शब्द पे पहले जाता हूँ। लॉ का मीनिंग क्या है? मैंने बताया था रूल्स एंड रेगुलेशन, बट अगर थोड़ा डिटेल में जाऊं तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉट अकेला रूल, इट इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स। सेट का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप का मीनिंग क्या? एक से ज्यादा। सो ये लॉ जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा होते हैं। सर ऐसा कैसे? कोई भी एक लॉ ले लो, उसके अंदर सेक्शंस देखना, है ना, हर एक लॉ के अंदर सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 2 3 4। सर ऐसा तो देखा नहीं, आपने देखा है बचपन से मालूम, एक सेक्शन तो आप सभी को आता है। कौन सा मालूम? दफा 302 के तहत फांसी, है ना। सर ये 302, हाँ ऐसा सुना है कहीं। तो ये दफा क्या होता है? सर हमने वफा सुना है। तेरे को वफा नहीं मालूम, तेरे को दफा नहीं मालूम, तो दफा हो जाए। बराबर। बट दफा का मीनिंग हिंदी में दफा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सेक्शन बोलते हैं, गुजराती में धारा बोलते हैं, धारा। ધારા 302 ની જોગવાઈ પ્રમાણે આ વ્યક્તિને મોતની સજા આપવામાં આવી। दफा 302 के तहत इसको फांसी की सजा दी जाती है, उसका गुजराती बोला मैंने। तो दफा मीन्स सेक्शन, इंग्लिश में सेक्शन बोलते हैं। अब सेक्शन क्या होता है सर? सेक्शन क्या होता है? आप है ना कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना, उधर बोलेंगे, है ना, ये चीजों का सेक्शन ये रहा, ये वाली चीजों का सेक्शन ये रहा, ऐसा बोलते हैं ना। स्कूल में भी सर प्राइमरी सेक्शन उधर है, सेकेंडरी उधर है, हायर सेकेंडरी उधर। तो ये सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? विभाग, भाग। तो जब एक लॉ बना है पूरा, सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारा चीज उसमें कहना है, बट है ना, उसको लॉजिकली सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना। अब आपके घर में तिजोरी है, तिजोरी में कपड़े रखे सपोज आप, तो कपड़े ना बाइफरकेट करके रखे, या लोचा लगाते हो? ऐसा नहीं होता है ना। कपड़ा धोया हुआ है, उसको प्रेस किया गया है, फिर लड़कों के कपड़े अलग, उसमें भी पैंट अलग शर्ट अलग। कुछ घरों में सिस्टम ऐसी है, पैंट शर्ट की पैर बना के रख और वो रखी जाती है ना, एकदम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। ऐसा ही लॉ है। बोलना बहुत है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, बट भाई पहला सेक्शन क्या बोलता है तो ये इतना ही बताता है, सेक्शन 2 क्या करता है तो इतना ही बताता है, सेक्शन 3 ये बताता है। सभी सेक्शंस का टोटल करोगे ना तो पूरा लॉ कवर हो जाए। आपको समाज विद्या ऐसा सब्जेक्ट आता था, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट आता था, साइंस ऐसा सब्जेक्ट आता था, बराबर। हर एक में लेसन्स थे कि नहीं अलग? चैप्टर 1 2 3। सर KGF 2, इसकी चैप्टर 2, चैप्टर की बात आए तो KGF याद आता है, बट स्कूल में नहीं था चैप्टर। वो चैप्टर को ही सेक्शन बोलते हैं भाई। आपने किया क्या एक्चुअली? वैसे चैप्टर है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेक्शन। अगर लॉ की भाषा में बताऊं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट कुछ सेक्शनों का ग्रुप बना दिया, उसको चैप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर्स। वो भी बताऊंगा आगे जाके। बट पहले लॉ का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ रूल्स। बट क्यों बने सर? लॉ बना है ना तो कोई पर्पस होगा, पर्पस के बिना तो लॉ बनता नहीं। तो फॉर ए पर्पस। अब ये पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं मैंने लिखे है, देखो। टैक्स के रिलेटेड पर्पस हो सकता है, देखो यार,
Environment can be a purpose, traffic can be a purpose, industry can be a purpose, labor can be a purpose, civil crime can be a purpose, criminal crime can be a purpose, Hindu undivided family can be a purpose, company can be a purpose, trust can be a purpose, cooperative society can be a purpose. सर इतने सारे, हाँ बहुत सारे सर। भारत में कितने लॉ हैं? हजारों। सर सभी पढ़ने हैं? नो, हमको कॉमर्स वाले को जितना काम का है ना उतना ही पढ़ना है। सर सबसे ज्यादा लॉ कहाँ है? सबसे ज्यादा वो दवाई बनाती कंपनी है ना, उनको लॉ फॉलो करना। ये नहीं यूज करते, वो नहीं यूज कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो सकते, प्रोहिबिटेड होता है ना कितनी सारी चीजों का कंटेंट। तो लॉ सबसे ज्यादा उधर है जो हमको पढ़ना ही नहीं है। टेंशन नहीं, उसका अलग आदमी आता है ना। उसके लिए कोर्स है बी फार्म। हमको लगता है बैचलर ऑफ फार्म है ना, फार्मेसी है भाई, फार्म मत समझो, बैचलर ऑफ फार्मेसी। जो लोग दवाई का स्टोर करके बैठते हैं ना, उनके पास कंपलसरी है बी फार्म डिग्री होनी चाहिए। बे फार्म नहीं, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी। एंड दूसरा है एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी। चलो तो ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पर्पसेस बता दिए मैंने। अब हम जो एक्ट पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम है। तो अब हमको पहले तो एक्ट शब्द समझाते समझाते मैं लॉ में आया था, जरा समझाता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ, ये एक्ट का नाम है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें एक्ट का मीनिंग क्या होता है? तो भाई लॉ, तो वही समझा रहा था। अभी मैं नाम समझा रहा हूँ आप कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो एक्ट का मीनिंग समझा दिया, एक्ट का मीनिंग लॉ है। सर एक्ट का मीनिंग एक्टिंग नहीं होता है, नहीं, वो अलग होता है। यहाँ एक्ट का मीनिंग लॉ, कायदो। बाजू में सर ये 1872 का मीनिंग क्या होता है? इस साल से ये आया है ना। कभी कभी है ना ये बड़ा दगाबाज होता है। जैसे मैं बताऊं, अभी का कंपनीज एक्ट 2013, नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 13। एप्लीकेबल कब हुआ? 1 अप्रैल 14 से। सर ये तो दगाबाज है। तब तो कंपनीज एक्ट 2014 नाम बनाना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि नाम बनने का प्रोसेस पहले चालू हो जाता है। मैं आपको पूरा लॉ कैसे बनता हूँ वो भी बनता है वो भी समझाऊंगा। तो 2013 में प्रोसेस चालू हो गया, फाइनलाइज हो जाने वाला था, बट नहीं हुआ ना। कुछ लोगों के नसीब में यश लिखा होता है। सर क्या यश मीन्स क्या? KGF चैप्टर 1 2 उसका हीरो है ना यश। नहीं, नसीब में यश मीन्स क्या? कुछ लोग कभी कोई जगह पर पहुंचते हैं ना, उसके बाद है ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है एंड उसके कार्यकाल में ये सब होता है ना। मोदी जी ऐसे है ना, जस के धनी है, यश के धनी है। क्यों? वो आए 2014 में, गवर्नमेंट बनी ना, उसके बाद कंपनीज एक्ट आया। तो ऐसा बोला जाएगा है ना, उन्होंने सबसे पहले कंपनीज एक्ट बनाया। अब प्रोसेस तो कांग्रेस ने चालू किया था 2009, 10, 11 से, बट ना उसके नसीब में था रिबन काटना, तो आ गया है ना। ऐसा होता है, फोटो उसकी ही आएगी। होता है ऐसा, क्या नहीं? बट है ना, कुछ चीजें उसने खुद बनाई है। जैसे कि अब कांग्रेस ने 2009 से चालू किया था GST लाने का, कब आया? 17 में आया। नहीं हुआ उनसे। क्यों नहीं हुआ? पढ़ाएगा सिद्धार्थ, पढ़ाएगा आपको, है ना। बट मजा आएगा आपको सभी में। कोई कहीं भी इनिशिएशन से जाओगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर 1872 इज द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत। कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है? बिगिनिंग, शुरुआत, है ना। मैं जब ऐसा बोलूं कि दिस लॉ कमेंसेस फ्रॉम द ईयर 2017, तो उसका मीनिंग, कमेंसेस का मीनिंग क्या होता है? स्टार्ट होना, शुरू होना, बराबर। अब आगे ये शब्द भी समझा देता हूं। सर ये दी क्यों लगाया है? सर आपके नाम से प्रेरित होकर लगाया है, धवल का दी। नहीं, ऐसा नहीं है। दी शब्द जो है ना, वो यूनिक चीजों के आगे लगाया जाता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ग्रामर का जो नियम है, उस हिसाब से कोई भी लॉ होता है ना, वो यूनिक होता है। तो हर एक लॉ के आगे दी लगता है। क्लियर है? ओके, सो दी लगा। एक्ट समझे, 1872 समझे, क्योंकि ये ईयर में। सर ये तो अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है। हाँ वही बात। तो फिर हम 1947 में आजाद हुए, तो फिर हमारे उसके बाद ये नहीं बनाया गया। नहीं, कुछ चीजें पुरानी अच्छी होती है तो पुरानी अच्छी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप नया घर लेते हो, बट है ना, आपके पास कोई पुराना मस्त ऐसा बर्तन होता है जो ड्राइंग रूम में आप ऐसे कलाकृति के तौर पे रखते हो। तो सर नया घर तो नया बर्तन ले आओ ना। अरे यार अच्छा है, पुराना है,
मस्त है, चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको, बस पॉलिश करके रखो, अच्छा लगेगा, लोग फोटो खींचेंगे, ऐसा होता है। तो ये एक्ट है ना 1947 के बाद नहीं बना, 1872 से, है ना। शोले का असरानी का डायलॉग याद रखना, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है ना, ऐसा एक वो डायलॉग बार बार बोलता था। ये एक्ट है ना अंग्रेजों के जमाने का है, उस टाइम बना था सर। तो उस टाइम जरूरत हुई थी, हाँ उस टाइम जरूरत हुई थी लॉ बनाने की। अब मैं जाऊंगा जब लॉ के अंदर आऊंगा ना, तब मैं पूरा हिस्ट्री उसका समझाऊंगा, मैंने पूरा लिखा भी हुआ है। अब जरा देखे, एक दो पेज आगे आएंगे तो विल कम टू नो कि ये हिस्ट्री क्या थी, कैसे हुआ, क्या आया, एवरीथिंग आई हैव रिटन। कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, अभी उसमें वो दिखाने में नहीं जाता हूँ, पहले मैं थोड़ा आगे का एक दो और पोर्शन बताना है वो समझा देता हूँ। हाँ, तो ये बता रहा था कि दी शब्द समझा दिया मैंने, लॉ एक्ट शब्द समझा दिया, एक्ट लॉ से बना है वो समझा दिया, 1872 समझाया। अब है ना एक और शब्द, आज का लास्ट शब्द समझाता हूँ, जिसका नाम है इंडियन। ये एक्ट का नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर इंडियन का मीनिंग क्या होता है सर? भारतीय, है ना। हाँ, बट भारत किसको बोलते हैं सर? भारत किसको बोलेंगे सर? भारत मीन्स इंडिया, इंडिया रिपब्लिक। अब क्या हो मीन्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा भारत। अब देखो मेरे को ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट ये इंडिया का नक्शा बनाने का ट्राई किया है, थोड़ा प्लस माइनस नहीं, 100% प्लस माइनस है इसके अंदर, बट एक आइडिया आएगा कैसा है थोड़ा, है ना। अब सर ये जो बाउंड्री है उसके अंदर का एरिया इंडिया है, डेफिनेटली यस। मीन्स ये जो बाउंड्री है उसके अंदर जो जमीन है, जो पर्वत है, जो नदी है, जो रण प्रदेश है, जो जंगल है, जो तालाब है, वो सभी इंडिया है। उसके नीचे का पोर्शन, जमीन को खोदोगे नीचे जाओगे, वो भी इंडिया है सर। ऊपर, हाँ ऊपर भी इंडिया है। तो ये जो ज्योग्राफिकल जगह है, उसके ऊपर का पोर्शन, उसके नीचे का पोर्शन, और वो खुद ज्योग्राफिकल जगह, ये सभी इंडिया है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर, ये तो मालूम था हमको, इसको ही बोलते हैं ना, ये क्या नया सिखाया? नहीं, नया अब सिखाता हूँ, ये तो आपको मालूम ही था। नया ये है कि ये जो हमारा दरिया किनारा है ना, इधर देखो, ये जो जितनी भी बॉर्डर है ना, यहाँ से शुरू होता है दरिया किनारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है दरिया किनारा, हिंद महासागर बोलते हैं इसको, इंडियन ओशन। अब सर ये ओशन भी हमारा ही है सर, नाम हमारा है इंडियन ओशन, तो हमारा ही होगा दरिया? नो नो नो, ये जमीन से 12 नॉटिकल माइल तक की जगह पानी के अंदर, दरिया के पानी के अंदर, वो भी इंडिया कहलाएगा। मीन्स ये जो अगर हमारा दरिया किनारा है तो उससे 12 नॉटिकल माइल अंदर चले जाओ दरिया के अंदर, वो भी। सर नॉटिकल माइल क्या होता है सर? समझाता हूँ, ये रहा नॉटिकल माइल को गुजराती में बोलते हैं दरियाई माइल। मीन्स किलोमीटर नहीं सर, नहीं, मेजरमेंट अलग है। एक नॉटिकल माइल मीन्स 1.852 किलोमीटर, तो ये 12 नॉटिकल माइल तक है। तो हमारा दिमाग सोचेगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.852, हाँ सही सोच रहे हो, उतने किलोमीटर्स। मीन्स दरिया के अंदर 22.22 किलोमीटर तक की जगह, बट ऐसा बोलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्या बोलना पड़ेगा? 12 नॉटिकल माइल्स। सर ये व्याख्या कहाँ लिखी है? वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये व्याख्या भी नहीं है ये व्याख्या है कस्टम्स एक्ट। कस्टम्स एक्ट में, हाँ उसमें से उठाई है सर। सो सर ये एक्ट में इंडिया की व्याख्या नहीं बना सकते? बना सकते बट नहीं बनाई उन्होंने, नहीं बनाई तो सर कहाँ से लेने की? तो हमको कोर्ट के जजमेंट्स देखने हैं और उसके बेस पे लॉ देखना है। तो बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट में इंडिया के बारे में अगर कोई लॉ के अंदर क्लैरिटी ना हो तो फिर ये वाला मीनिंग निकाल के देते हैं। सो दैट इज वाई ये वाला मीनिंग आपको समझाया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया? इंडिया मीन्स क्या? तो ये ज्योग्राफिकल जगह सर जम्मू कश्मीर, हाँ हमारा ही है सर, बट ये वाला पोर्शन तो पीओके है, उसका क्या, उसको हम हमारा ही बोलते हैं, है ना। भले किसी गुंडे ने कब्जा करके रखा है बट हमारी जमीन ऐसा बोलते हैं हम।
ठीक है। सो हम नाम क्या रखा है हमने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK, बट है हमारा ही। कोई बात नहीं, अब इसका क्या होगा वो तो फ्यूचर देखेगा, है ना। पिछले 70 कितने साल हुए, 47 के बाद अभी तक, अभी चल रहा है तकलीफ, चलेगा, कभी दूर भी हो जाएगा शायद। चलो ठीक है, तो ये इंडिया का डेफिनेशन हो गया। अब ये इंडिया के अंदर एक वर्ड है जिस पर ये पूरा लॉ बना है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सब कुछ समझा दिया, दी समझा दिया, इंडिया समझा दिया, एक्ट समझा दिया, 1872 समझा दिया, एक्ट में लॉ आता है तो लॉ समझा दिया। अभी कुछ और शब्द समझाने बाकी है, जैसे कि रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, बट धीरे धीरे करके जाएंगे, बराबर। बट अभी हम कल से बढ़ेंगे ये टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द पे हम डिटेल में जाने वाले हैं।